क्या ये संभव है कि मतलब सोचिए कोई इंसान एक जगह बिल्कुल शांति से आलती-पालती मार कर बैठा हो, हाँ। आंखें बंद हैं और वो बस एक-एक हल्की सी भिनभिनाहट या बजिंग जैसी आवाज निकाल रहा हो और उसके शरीर के अंदर बिल्कुल वैसी ही केमिकल रिएक्शन हो रही हो जैसे किसी एथलीट के 1 मील दौड़ने के बाद होती है। मतलब बिना कोई वजन उठाए। बिल्कुल, बिना हाँ। एक भी बूंद पसीना बहाए खून की केमिस्ट्री कुछ इस तरह बदल जाए जैसे अभी-अभी कोई बहुत भारी वर्कआउट खत्म किया हो। सुनने में तो ये मतलब किसी साइंस फिक्शन या चमत्कार जैसा लगता है। है ना? हाँ? लेकिन आज की हमारी इस गहन चर्चा का आधार यही ठोस वैज्ञानिक सच्चाई है। हाँ। जब प्राचीन पद्धतियों को आधुनिक लैब के उपकरणों से मापा जाता है, तो हाँ। जो नतीजे सामने आते हैं वो हमारी बायोलॉजी या जीव विज्ञान की समझ को पूरी तरह से चुनौती देते हैं। ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। तो आज का हमारा मिशन इस बात की तह तक जाना है कि कैसे प्रेक्षा ध्यान, मतलब जिसे हम प्रेक्षा मेडिटेशन भी कहते हैं, हाँ। उसकी कुछ विशिष्ट तकनीकें केवल मन को शांत करने का कोई मनोवैज्ञानिक टूल नहीं है, बल्कि बल्कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो एकदम सेल्यूलर स्तर पर काम करती है। बिल्कुल, सेल्स के लेवल पे। हाँ, और हमारे डीएनए को मतलब लिटरली रीप्रोग्राम करती है और मेटाबॉलिज्म को इस हद तक बदल देती है जिसे हम माइक्रोस्कोप और ब्लड टेस्ट के जरिए एकदम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। सही कहा। तो इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए हमें फ्लोरिडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी यानी एफआईयू में किए गए एक बेहद सुनियोजित एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड रिसर्च को देखना होगा। अच्छा। शोधकर्ताओं ने इस अध्ययन के लिए 142 स्वस्थ कॉलेज छात्रों को चुना। 142? ये काफी बड़ा नंबर है, हाँ। और कॉलेज के छात्रों को चुनने का एक खास कारण था। वो क्या? है। ओ बिल्कुल, एग्जाम का स्ट्रेस, सोशल मीडिया। एकदम सही। उनका कॉर्टिसोल स्तर जो स्ट्रेस हार्मोन है वो अक्सर बढ़ा रहता है और दिमाग हर वक्त फाइट या फ्लाइट मोड में अटका रहता है। और मतलब ऐसे तनावग्रस्त दिमागों को शांत करना कोई आसान काम तो है नहीं। बिल्कुल नहीं। तो स्रोत सामग्री से हमें पता चलता है कि इन 142 छात्रों को एक 8 सप्ताह के प्रोग्राम में शामिल किया गया, हाँ, 8 हफ्ते का प्रोग्राम। जहां उन्हें जैन साध्वियों द्वारा, उनके नाम है साध्वी उन्नत प्रभा और समणी जी चैतन्य प्रज्ञा, उनके द्वारा प्रेक्षा ध्यान की विशिष्ट तकनीकें सिखाई गईं। जी। और इस रिसर्च की सबसे दिलचस्प बात यह थी कि उन्होंने सभी छात्रों को एक ही चीज नहीं सिखाई। हाँ, ये बहुत स्मार्ट मूव था उनका। है ना? हाँ। उन्होंने इस पूरी पद्धति को अलग-अलग हिस्सों में बांट दिया ताकि हर एक तकनीक के सटीक न्यूरोलॉजिकल प्रभाव को मतलब मापा जा सके। बिल्कुल। और रिसर्च का ये जो ढांचा था, हाँ। जो डिजाइन था, वो बहुत महत्वपूर्ण था। कैसे? तो उन्होंने क्या किया, पहले ग्रुप को केवल महाप्राण ध्वनि का अभ्यास करने को कहा। महाप्राण ध्वनि मतलब वो बजिंग वाली आवाज? हाँ, इसमें गहरी सांस लेकर होठों को बंद रखते हुए भौरे जैसी एक निरंतर भिनभिनाहट पैदा की जाती है। और जब कोई इस तरह की ध्वनि उत्पन्न करता है तो वो केवल एक आवाज नहीं निकाल रहा होता। तो फिर क्या हो रहा होता है शरीर के अंदर? वो ध्वनि हमारी खोपड़ी की हड्डियों के माध्यम से यात्रा करती है, हाँ। जिसे बोन कंडक्शन कहते हैं। बोन कंडक्शन? हाँ, और ये सीधा हमारे वेगस नर्व को उत्तेजित करता है। एक सेकंड, वेगस नर्व? वेगस नर्व तो वो मुख्य तार है जो हमारे दिमाग को शरीर के बाकी हिस्सों से, विशेषकर हमारे हृदय और पाचन तंत्र से जोड़ता है, सही? एकदम सही। ये हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का मास्टर स्विच है। मास्टर स्विच? हाँ, जब महाप्राण ध्वनि से वेगस नर्व में कंपन होता है तो हृदय गति धीमी हो जाती है और दिमाग को संकेत मिलता है कि अब खतरे की कोई बात नहीं है। मतलब फाइट या फ्लाइट मोड ऑफ हो जाता है। बिल्कुल। और 8 हफ्तों के बाद इस ग्रुप के परिणामों ने दिखाया कि उनकी एकाग्रता में मतलब फोकस में भारी सुधार हुआ और गलतियां करने की दर काफी कम हो गई। वाह! तो ये तो सिर्फ मतलब आवाज का प्रभाव हुआ, लेकिन दूसरे ग्रुप को कुछ और ही अभ्यास कराया गया था, लेश्या ध्यान। हाँ, लेश्या ध्यान। और इस तकनीक में आवाज का कोई इस्तेमाल नहीं था। इसमें छात्रों को अपने माथे के मध्य में, जहां आमतौर पर तीसरी आंख या आज्ञा चक्र माना जाता है, वहां एक चमकदार हरे रंग के बिंदु पर मतलब ग्रीन कलर पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करना था। जी। अब मैं सोच रहा था हरा रंग ही क्यों, मतलब लाल या नीला क्यों नहीं? यह एक बहुत ही अच्छा सवाल है और इसके पीछे गिफरा न्यूरो ऑप्टिकल विज्ञान काम कर रहा है। न्यूरो ऑप्टिकल? अच्छा। हाँ, अगर हम प्रकाश के स्पेक्ट्रम को यानी विजुअल स्पेक्ट्रम को देखें तो हरा रंग बिल्कुल मध्य में आता है। हमारी आंखों के रेटिना
और दिमाग के विजुअल कॉर्टेक्स को हरे रंग को प्रोसेस करने के लिए सबसे कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ओ मतलब ये आंखों के लिए सबसे आसान रंग है। बिल्कुल। जब हम बंद आंखों से इस रंग की कल्पना करते हैं तो हम असल में दिमाग पर पड़ने वाले कॉग्निटिव लोड को कम कर रहे होते हैं। समझ गया। और इस ग्रुप के परिणामों में देखा गया कि उनकी शॉर्ट टर्म मेमोरी यानी कम समय की याददाश्त में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। यानी आवाज ने फोकस बढ़ाया और रंग ने याददाश्त, दोनों के अपने अपने फायदे थे। हाँ। लेकिन असली कहानी तब पलटती है जब हम तीसरे समूह की यानी द थर्ड ग्रुप की बात करते हैं। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस तीसरे ग्रुप ने इन दोनों तकनीकों को मिला दिया। अच्छा, मतलब दोनों एक साथ। हाँ, वो महाप्राण की ध्वनि भी निकाल रहे थे और साथ ही लेशिया ध्यान के हरे रंग पर फोकस भी कर रहे थे। बाप रे। और 8 हफ्ते बाद इस समूह के नतीजे केवल योगात्मक नहीं थे, मतलब सिर्फ एडिटिव नहीं थे, वे पूरी तरह से गुणात्मक थे। गुणात्मक मतलब मल्टीप्लिकेटिव। बिल्कुल। इस तीसरे ग्रुप में शॉर्ट टर्म मेमोरी, फोकस और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में जो उछाल आया, वो पहले 2 ग्रुप्स की तुलना में कहीं-कहीं अधिक था। वाह। इसके साथ ही उनकी सकारात्मक भावनाएं यानी पॉजिटिव अफेक्ट बहुत उच्च स्तर पर पहुंच गईं और नकारात्मक भावनाएं जैसे चिंता, चिड़चिड़ापन, ये सब तेजी से नीचे आ गईं। इसे समझने के लिए चलिए हम जिम का एक उदाहरण लेते हैं। हाँ, बताइए। मान लीजिए जिम में एक मशीन केवल कार्डियो के लिए है, जो हृदय को मजबूत करती है। ठीक है। और दूसरी मशीन वेट लिफ्टिंग के लिए है, जो मांसपेशियों का निर्माण करती है। बिल्कुल। अब अगर कोई इंसान केवल एक मशीन का उपयोग करेगा तो उसे फायदा तो होगा। हाँ, वो सिर्फ उस हिस्से का फायदा होगा। लेकिन जब वो दोनों को एक साथ मिला देता है तो वो एक फुल बॉडी वर्कआउट बन जाता है ना? बहुत बढ़िया उदाहरण है ये। तो इस तीसरे ग्रुप के दिमाग को ठीक वैसा ही मतलब एक फुल बॉडी वर्कआउट मिला, जहां न्यूरॉन्स एक साथ कई दिशाओं में एकदम एक्टिव या सक्रिय हो रहे थे। एकदम सही कहा आपने। और इस एनालॉजी को अगर हम एक कदम और आगे ले जाएं तो ये केवल न्यूरॉन्स के सक्रिय होने तक सीमित नहीं था। अच्छा, और क्या हो रहा था? जब शोधकर्ताओं ने देखा कि व्यवहार के स्तर पर इतने बड़े और अभूतपूर्व बदलाव आ रहे हैं, तो उन्हें एहसास हुआ कि ये केवल मनोवैज्ञानिक बदलाव नहीं हो सकता। मतलब सिर्फ दिमाग का खेल नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये वर्कआउट इतना गहरा था कि इसने शरीर की आधारभूत संरचना को प्रभावित किया होगा। ओह। और यहीं से ये रिसर्च एक साधारण मनोवैज्ञानिक परीक्षण की सीमाओं को पार करके मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और जेनेटिक्स के क्षेत्र में प्रवेश कर गई। वाह, ये तो एक बहुत बड़ा बदलाव है। आमतौर पे ध्यान के जो अध्ययन होते हैं उनमें क्या होता है, प्रतिभागियों से बस एक प्रश्नावली या क्वेश्चनायर भरवा लिया जाता है कि भाई आप कैसा महसूस कर रहे हैं। हाँ, वही टिक मार्क वाले फॉर्म्स। हाँ, लेकिन यहाँ शोधकर्ताओं ने ये पूछने के बजाय सीधे छात्रों के खून के नमूने ले लिए और उनके डीएनए की जांच शुरू कर दी। और आगे के जितने भी गहन अध्ययन थे वो इसी तीसरे ग्रुप पर, जो कंबाइंड ग्रुप था, उसी पर केंद्रित किए गए, क्योंकि उनके परिणाम सबसे ज्यादा असाधारण थे। तो डीएनए के लेवल पर उन्हें क्या मिला? यहाँ पर जिनोमिक्स विशेषज्ञ डॉक्टर बासम एबोमोएलाक, उनका काम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। डॉक्टर बासम, ठीक है। उन्होंने इस तीसरे ग्रुप के छात्रों के ट्रांसक्रिप्टोम और एपिजेनेटिक्स का बहुत गहराई से विश्लेषण किया। एक सेकंड, ये ट्रांसक्रिप्टोम क्या होता है? थोड़ा सरल भाषा में समझाएंगी? बिल्कुल। ट्रांसक्रिप्टोम हमें असल में ये बताता है कि किसी दिए गए समय में हमारे अंदर कौन से जीन सक्रिय हैं और कौन से नहीं। अच्छा, मतलब कौन से ऑन हैं और कौन से ऑफ। एकदम सही। और डॉक्टर बासम के विश्लेषण में 18 छात्रों के ट्रांसक्रिप्टोम में 494, जी हाँ 494 जीन्स के एक्सप्रेशन में भारी बदलाव देखा गया। 494 जीन्स? हाँ, इनमें से 126 जीन्स सक्रिय हो गए, जिन्हें हम अप रेगुलेटेड कहते हैं, और 358 जीन्स शांत हो गए, यानी डाउन रेगुलेटेड। क्या बात कर रही हैं? 494 जीन्स का बदलना, मतलब ये तो कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। लेकिन मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है, क्या केवल 8 हफ्ते तक दिन में कुछ मिनट भौरे जैसी आवाज निकालने और हरे रंग के बारे में सोचने से क्या सच में हमारा डीएनए रीप्रोग्राम हो सकता है? ये सवाल उठना लाजमी है। हार्डवेयर तो वही रहता है ना शैली का,
फिर ये बदलाव मतलब कैसे संभव है? यहाँ पर एपिजेनेटिक्स की भूमिका आती है। एपिजेनेटिक्स। हाँ, हाँ, देखिए हमारा डीएनए वास्तव में बदलता नहीं है, उसकी कोडिंग वही की वही रहती है। ठीक है। लेकिन एपिजेनेटिक्स वो प्रणाली है जो ये तय करती है कि उस डीएनए को कैसे पढ़ा जाएगा। अच्छा, डॉक्टर बेसम ने 34 छात्रों के डीएनए में 470 डिफरेंशियली मिथाइलेटेड साइट्स की पहचान की। ये मिथाइलेशन क्या होता है? मिथाइलेशन एक रासायनिक प्रक्रिया है जहां कार्बन और हाइड्रोजन का एक छोटा सा अणु डीएनए के किसी हिस्से पर जाकर चिपक जाता है और उस जीन के काम को पूरी तरह से बंद कर देता है। ओ, तो क्या हम एपिजेनेटिक्स को एक स्मार्टफोन के सॉफ्टवेयर अपडेट के रूप में समझ सकते हैं? सॉफ्टवेयर अपडेट कैसे? मतलब जैसे जब एक फोन खरीदा जाता है तो उसका हार्डवेयर, जैसे उसका कैमरा, स्क्रीन और चिप, वो तो हमारा डीएनए हो गया। हाँ बिल्कुल, वो जीवन भर नहीं बदलता। लेकिन जब फोन में नया सॉफ्टवेयर अपडेट आता है तो वो अपडेट ये तय करता है कि कौन सा ऐप बैकग्राउंड में चलेगा और बैटरी खाएगा और कौन सा ऐप पूरी तरह से बंद रहेगा। क्या बात है, बहुत सही। तो ये जो ध्यान की प्रक्रिया है ये शरीर के लिए एक सॉफ्टवेयर अपडेट की तरह है जो जीन्स के ऐप्स को मतलब अपनी जरूरत के हिसाब से ऑन या ऑफ कर रही है। बिल्कुल, यह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की तुलना एकदम सटीक है। शुक्रिया। मिथाइलेशन वास्तव में बैकग्राउंड में चल रहे उन फालतू ऐप्स को फोर्स स्टॉप करने जैसा ही है जो बिना मतलब के हमारी बैटरी चूस रहे होते हैं। हाँ, फोर्स स्टॉप सही है। और डॉक्टर बैसम के रिसर्च में इसका एक बहुत ही स्पष्ट उदाहरण सामने आया। कौन सा? उन्होंने देखा कि SLC1A2 नामक एक विशिष्ट जीन के आसपास मिथाइलेशन में बहुत भारी बदलाव आया था। और ये SLC1A2 जीन शरीर में क्या भूमिका निभाता है? ये जीन हमारे दिमाग में ग्लूटामेट के स्तर को नियंत्रित करने वाले ट्रांसपोर्टर्स का निर्माण करता है। ग्लूटामेट ये कोई केमिकल है? हाँ, ग्लूटामेट एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, मतलब ये दिमाग को उत्तेजित करता है। अच्छा। अगर दिमाग में बहुत ज्यादा ग्लूटामेट हो जाए तो हमारे न्यूरॉन्स बहुत तेजी से एकदम बेकाबू होकर फायर करने लगते हैं, जिससे इंसान में चिंता, घबराहट या पैनिक और ओवरथिंकिंग की स्थिति पैदा होती है। ओह, तो जब छात्रों ने बताया था कि उनकी नकारात्मक भावनाएं कम हो गई हैं, तो वो केवल उनका कोई विचार नहीं था। बिल्कुल नहीं, उनका सॉफ्टवेयर मतलब उनका एपिजेनेटिक्स इस तरह अपडेट हुआ था कि उनके डीएनए ने इसी SLC1A2 जीन के जरिए दिमाग में बन रहे उस रासायनिक तूफान को ही शांत कर दिया। वाह। उनके शरीर ने चिंता पैदा करने वाले उस रसायन को बनाना ही कम कर दिया था। ये तो मतलब ये एक बहुत ही ठोस बायोलॉजिकल सबूत है कि ध्यान सिर्फ भावना को नहीं बल्कि उस केमिकल को बदलता है जो भावना पैदा करता है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बदलाव केवल जीन्स तक सीमित नहीं रहता। तो और कहा जाता है जब जीन्स का एक्सप्रेशन बदलता है, यानी जब वो सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, तो उसका सीधा असर हमारे शरीर के रासायनिक आउटपुट यानी केमिकल आउटपुट पर पड़ता है। अच्छा। क्योंकि जीन्स प्रोटीन्स बनाते हैं और प्रोटीन्स हमारा मेटाबॉलिज्म चलाते हैं। बिल्कुल सही। इसी बात को गहराई से समझने के लिए ट्रांसक्रिप्टोमिक्स के बाद शोधकर्ताओं ने मेटाबॉलोमिक्स का सहारा लिया। मेटाबॉलोमिक्स मतलब हमारे खून में मौजूद उन छोटे अणुओं और केमिकल्स जिन्हें मेटाबोलाइट्स कहते हैं, उनका अध्ययन। हाँ, एकदम। जो मतलब कोशिकाओं के काम करने से पैदा होते हैं। जैसे किसी इंजन के चलने से धुआं या ऊर्जा निकलती है, वैसे ही शरीर के चलने से मेटाबोलाइट्स निकलते हैं ना। बिल्कुल सही उपमा दी आपने। और इसी आउटपुट को मापने के लिए मेटाबॉलोमिक्स विशेषज्ञ डॉक्टर फिलिप ब्रिट्स-मैकगिबन ने डॉक्टर फिलिप ने तीसरे ग्रुप के 38 छात्रों के ब्लड सीरम का बहुत बारीकी से विश्लेषण किया। तो 8 हफ्ते के अभ्यास के बाद खून में क्या मिला? उन छात्रों के खून में 12 प्रमुख मेटाबोलाइट्स और लिपिड्स के स्तर में बहुत ही उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। 12? हाँ, और इनमें से सबसे प्रमुख थे हाइपोज़ैंथिन, ऑक्सोप्रोलिन और कोलिन। बाप रे, ये रसायन मतलब नाम से ही बहुत जटिल लगते हैं। हाँ, थोड़े मुश्किल नाम है। लेकिन अगर हम इनके पीछे की कार्यप्रणाली को समझें तो मुझे लगता है ये पूरी प्रक्रिया एक नई रोशनी में दिखाई देती है। बिल्कुल। जैसे ये जो पहला नाम आपने लिया हाइपोज़ैंथिन, इसका खून में इस तरह बढ़ना
एक बहुत बड़ा रहस्य था स्रोत सामग्री के अनुसार, हाँ, बहुत बड़ा रहस्य है। क्योंकि आमतौर पर हाइपोजैंथिन तब बढ़ता है जब कोई व्यक्ति बहुत ही भारी शारीरिक कसरत मतलब बहुत स्ट्रेनियस एक्सरसाइज करता है। एकदम सही। ये हमारे प्यूरिन डिग्रेडेशन साइकिल का एक हिस्सा है। वो क्या होता है? जब हमारी मांसपेशियां बहुत ज्यादा काम करती हैं तो शरीर एटीपी यानी जो हमारी ऊर्जा की मुद्रा या एनर्जी करेंसी है उसे बहुत तेजी से तोड़ता है। ठीक है। इस एटीपी के टूटने से बाई प्रोडक्ट के रूप में ये हाइपोक्सैंथिन पैदा होता है। अच्छा। तो खून में इसका हाई लेवल ये बताता है कि शरीर की कोशिकाओं ने अभी अभी बहुत भारी ऊर्जा की खपत की है। और यहीं पर तो सबसे बड़ा विरोधाभास या पैराडॉक्स पैदा होता है। बिल्कुल। छात्र तो केवल एक जगह शांति से बैठे हुए थे ना, वे न तो दौड़ रहे थे, न ही कोई भारी वजन उठा रहे थे। हाँ। अगर शरीर बाहर से पूरी तरह एकदम स्थिर था तो उनके खून की केमिस्ट्री ये क्यों दिखा रही थी कि उन्होंने अभी अभी कोई मैराथन दौड़ी है? और इसी रहस्य का उत्तर हमें महाप्राण ध्वनि की जो पूरी मैकेनिक्स है उसमें मिलता है। बजिंग वाली आवाज में। जी हाँ, जब कोई व्यक्ति लगातार गहरी सांसें लेता है, एक नियंत्रित गति से हवा को बाहर छोड़ता है और अपने वोकल कॉर्ड्स के जरिए पूरे शरीर में एक एक निरंतर कंपन पैदा करता है, तो वो बाहर से भले ही आपको स्थिर दिखे, लेकिन सेल्यूलर स्तर पर एक एक आंतरिक कसरत या इंटरनल वर्कआउट चल रहा होता है। ओह, इंटरनल वर्कआउट। हाँ, ये सांस लेने और वो जो भिनभिनाहट की प्रक्रिया है वो कोशिकाओं से बहुत अधिक ऊर्जा यानी एटीपी की मांग करती है। अच्छा। कोशिकाएं लगातार काम कर रही हैं, ऊर्जा जल रही है और उसी का बाय प्रोडक्ट ये हाइपोक्सैंथिन है जो उनके खून में इतनी अधिक मात्रा में दिखाई दिया। वाह, ये आंतरिक कसरत का जो विचार है ये बहुत ही शक्तिशाली है ना? इसका मतलब है कि ध्यान सिर्फ एक विश्राम की स्थिति या स्टेट ऑफ रेस्ट नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये शरीर के लिए एक बेहद सक्रिय और ऊर्जावान अवस्था है। सही कहा। और बाकी जो दो रसायन थे, ऑक्सोप्रोलिन और कॉलिन, उनका क्या काम है? ऑक्सोप्रोलिन शरीर में ग्लूटाथियोन बनाने के चक्र का एक हिस्सा है। ग्लूटाथियोन? हाँ, ग्लूटाथियोन हमारे शरीर का मतलब मास्टर एंटीऑक्सीडेंट है जो नुकसान से बचाता है। एकदम, जो कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और हर तरह के डैमेज से बचाता है। तो ऑक्सोप्रोलिन का बढ़ना ये दर्शाता है कि शरीर खुद को अंदर से रिपेयर कर रहा था। क्या बात है। लेकिन इस पूरी रासायनिक पहेली का जो सबसे खूबसूरत हिस्सा है वो है कोलिन का बढ़ना। कोलिन, जहां तक मुझे याद है, कोलिन का संबंध सीधे हमारे दिमाग के काम करने के तरीके से है ना? बिल्कुल सही। कोलिन एक बहुत ही आवश्यक पोषक तत्व है जिसका इस्तेमाल हमारा दिमाग एसिटाइल कोलिन नामक न्यूरोट्रांसमीटर बनाने के लिए करता है। एसिटाइल कोलिन? हाँ, और एसिटाइल कोलिन वो रसायन है जो नई चीजें सीखने, उन्हें याद रखने और हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार होता है। अच्छा। आपको पता है, अल्जाइमर जैसी जो बीमारियां होती हैं उनमें दिमाग में इसी एसिटाइल कोलिन की कमी हो जाती है। ओह माय गॉड। अगर हम इन सभी कड़ियों को एक साथ जोड़ें तो एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर उभर कर आती है। जी। शुरुआत में हमने देखा था कि तीसरे ग्रुप के छात्रों की शॉर्ट टर्म मेमोरी और फोकस में भारी उछाल आया था। हाँ, वो उनका बिहेवियरल बदलाव था। हाँ, वो उनका व्यवहारिक बदलाव था। और अब डॉक्टर फिलिप के ब्लड टेस्ट में हम देख रहे हैं कि कोलिन का स्तर भी ऊपर चला गया है। बिल्कुल। मतलब व्यवहार में आया बदलाव, जो याददाश्त का बढ़ना है, वो सीधे तौर पर खून में आए रासायनिक बदलाव यानी कोलिन के निर्माण से जुड़ा हुआ है। एकदम परफेक्ट कंक्लूजन है ये। यह अध्ययन इस बात का एक अकाट्य प्रमाण है कि ध्यान केवल एक दिमागी सोच नहीं है। तो क्या है? यह एक पूरा बायोलॉजिकल कैस्केड है। बायोलॉजिकल कैस्केड? हाँ, एक विचार या एक ध्वनि डीएनए के मिथाइलेशन को बदलती है। वो मिथाइलेशन जीन के एक्सप्रेशन को बदलता है। जीन का एक्सप्रेशन खून में रसायनों का स्तर बदलता है और खून में मौजूद वे रसायन हमारे मूड और हमारी याददाश्त को पूरी तरह बदल देते हैं। वाह, ये एक पूरा लूप है। और ये जानकारी आज के समय में किसी भी इंसान के लिए बहुत बहुत मायने रखती है। बिल्कुल, आज की इस भागदौड़ में। हाँ, हम एक ऐसे युग में हैं जहां सूचनाओं की बम्बारी या इन्फॉर्मेशन ओवरलोड कभी रुकता ही नहीं है। सही बात है। हमारा दिमाग लगातार स्क्रीन, ईमेल और नोटिफिकेशंस के बीच दौड़ रहा है। ऐसे में दिमागी थकान और ब्रेन फॉग एक बहुत आम समस्या बन गई है। बहुत आम।
आमतौर पर लोग मतलब इससे दूर करने के लिए क्या करते हैं? कैफीन का सहारा लेते हैं, बहुत सारी कॉफी पीते हैं या कोई बाहरी उत्तेजनाएं खोजते हैं। हाँ, एनर्जी ड्रिंक्स और पता नहीं क्या क्या। लेकिन ये शोध हमें एक बिल्कुल अलग रास्ता दिखाता है। वो रास्ता जो हमारे अंदर है। बिल्कुल। ये बताता है कि प्रेक्षा ध्यान की ये विशिष्ट तकनीक, जहां जहां ध्वनि यानी कंपन और रंग यानी दृश्य, इन दोनों का संयोजन होता है, हाँ, वो हमारे पास मौजूद एक ऐसा इनबिल्ट टूल है जो बिना किसी बाहरी केमिकल के हमारे दिमाग की केमिस्ट्री को रीसेट कर सकता है। रीसेट कर सकता है, वाह। ये मानसिक थकान को कम करने और फोकस बढ़ाने का एक स्वर संचालित या सेल्फ रेगुलेटेड वैज्ञानिक तरीका है। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम एक फ्रेम में रखें तो 142 छात्रों पर किए गए इस अध्ययन ने ध्यान को रहस्यवाद के घेरे से बाहर निकालकर सीधे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की मतलब साइंस की दुनिया में स्थापित कर दिया है। बिल्कुल ठोस सबूतों के साथ। जैन साध्वियों द्वारा सिखाई गई विधियां और डॉक्टर बासम एवं डॉक्टर फिलिप के लैब परिणामों ने मिलकर यह साबित किया है कि हमारा शरीर और दिमाग आपस में कितनी कितनी गहराई से जुड़े हुए हैं। सही बात है। एक सरल सी भिनभिनाहट और एक हरे बिंदु पर ध्यान केंद्रित करना हमारे कोशिकाओं के अंदर एक पूरी की पूरी रासायनिक फैक्ट्री को चालू कर देता है। और ये हमें ये भी याद दिलाता है कि मानव शरीर एक अत्यधिक संवेदनशील मशीन है। यह मशीन उस हर चीज पर प्रतिक्रिया करती है जो हम इसे देते हैं। हाँ। चाहे वो बाहर से खाया जाने वाला भोजन हो या फिर अंदर से पैदा किया जाने वाला कोई विचार या ध्वनि। और सबसे अच्छी बात यह है कि यह नियंत्रण पूरी तरह से हमारे अपने हाथों में है। बिल्कुल। इस अध्ययन से अंत में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है जिस पर विचार करना मतलब बहुत ही दिलचस्प है। वो क्या? अगर केवल 8 हफ्तों तक दिन में कुछ मिनट भौरे की आवाज निकालने और माथे पर हरे रंग की कल्पना करने से हमारे डीएनए का सॉफ्टवेयर अपडेट हो सकता है। हाँ। और हमारे खून में एक भारी वर्कआउट जैसा बदलाव आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है। तो हमारी रोजमर्रा की ऐसी और कौन सी आम अनजानी आदतें, तनाव या लगातार स्क्रीन देखने के तरीके होंगे जो हर पल हर दिन हमारी बायोलॉजी को हमारे अंदर से पूरी तरह बदल रहे हैं? ये वास्तव में आत्मनिरीक्षण करने का या इंट्रोस्पेक्शन का एक बहुत बड़ा विषय है। हमारे छोटे छोटे चुनाव हमारे जीन्स को हर पल एक नया निर्देश दे रहे हैं। बिल्कुल। और ये कैसा विचार है जिसे हम किसी लैब में नहीं बल्कि अपने दैनिक जीवन में परख सकते हैं। तो अगली बार तक के लिए इस पर गहराई से विचार जरूर करें।